अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि हम डेफिनेशन के वाले से लेक्चर्स बना रहे हैं। तो लास्ट जो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं उसके अंदर मैंने आपको एक जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशन अपलोड की है। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स को मिला के उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एक और वीडियो मैंने अपलोड किया उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो ये आपके पास 2 और चैप्टर थे जिनकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की है। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? इंशाल्लाह आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और कोशिश करेंगे कि साथ 13 चैप्टर भी कर लें, लेकिन 13 चैप्टर के अगर नहीं भी होंगी तो कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो कोशिश करूंगा कि मैं ये 5 चैप्टर्स की डेफिनेशन मैं आपको एक साथ बता दूं, क्योंकि अगर मैं आपको इतना काम बता देता हूं तो ये आपका जो सारा काम है मोस्टली ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म का एग्जाम देंगे कहीं पे भी देंगे तो वैसे मैंने जो फिजिकल क्लासेस के अंदर जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस रखा है वो यही है। तो ठीक है, तो ये सारा आपको एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको पता ही है कि हम जो काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये बच्चों इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको लाजमी तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर ये आपको बताया था कि कम से कम 10th के अंदर 11 या 12 डेफिनेशन आती हैं, सिर्फ डेफिनेशन। तो आपने अगर सिर्फ डेफिनेशन याद कर ली तो आपके तकरीबन 24-25 मार्क्स कंफर्म है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने डेफिनेशन को अच्छे से तैयार करना है। आपको पता ही है कि हमारा जो 10th क्लास के अंदर जो कोर्स है इसका नाम है शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स। तो कोशिश यही है कि इंपॉर्टेंट काम बताऊं आपको जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो आपने इसको साथ साथ अच्छे से करना है और थोड़े तगड़े होकर मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7 के अंदर यहाँ से ना मैंने 3 डेफिनेशन लेनी है। मैंने यहाँ से आपको 3 डेफिनेशन बतानी है, तो ताकि ये डेफिनेशन आपको जब बताऊंगा तो यही डेफिनेशन अगले चैप्टर्स में काम आएंगे। तो अब बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो अगले चैप्टर्स है ना, ये जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आगे 13 भी है सेम इसी तरह का। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है तो वो चैप्टर नंबर 9 में है तो चैप्टर नंबर 10 में नहीं है, तो वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी है। ये बच्चों डेफिनेशन वेरी करेंगे। ठीक है, अब ये आपने एक साथ याद कर लेनी है। तो किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी डेफिनेशन आए तो आपने इन सारी डेफिनेशन को एक दफा याद कर लें, फिर वो किसी भी चैप्टर में आ सकती है क्योंकि एक जैसा काम है, हर चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशन मौजूद है। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये मैंने खुद से लिखी हुई है और ये मेरे समझ लेके मतलब हार्ड फॉर्म में नोट्स हैं, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर भी हैं। आप में से किसी को अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें तो मैं आपको इंशाल्लाह सॉफ्ट में भी सेंड कर दूंगा। जस्ट आपने तैयारी करनी है। तो ये लास्ट ईयर में जब 9th क्लास का पेपर एग्जाम्स हुए थे तो मैंने तब भी नोट्स बनाए थे, तो बहुत ज्यादा मतलब के कारामद साबित हुए हैं काफी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे, अभी रिजल्ट आने वाला है, तो उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो सिंपल आपने इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। विद डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आपने कर लेना। अच्छा बच्चों, पहली जो डेफिनेशन मैं यहाँ से आपको मतलब बताऊंगा वो बच्चों मेरे पास है एन आर्क ऑफ सर्कल। अब बच्चों आर्क ऑफ सर्कल की डेफिनेशन सबसे पहले आपने एक याद कर लेनी है। अब ये है क्या? अब देखें बच्चों, लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर कि द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। बच्चों आपसे ये कहा गया कि ये आपके पास एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका ये ओरिजिन है, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अब इस सर्कल का ये सर्कल है, इसकी ये जो बाउंड्री लगी हुई है ना, ये जो बाउंड्री है इसको बच्चों बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अब अगर आप इस सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से इसका पार्ट ले लिया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मैंने इतना इतना इसका पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए का और इसको मैंने नाम दे दिया बी का। अब बच्चों जो मेरे पास एक ए बी आर्क है इसको हम बोलेंगे, ये जो ए बी जो हमने एक डिस्टेंस लिया है इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। तो यही आपका सामने डेफिनेशन है और इसके नीचे ये एग्जांपल बनी हुई है।
इसको आपने लाजमी बनाना है। कंपास के साथ आप बनाइएगा या फिर कोई आप इस तरह का ढक्कन रख ले पास जिससे आप सर्कल बनाए छोटा सा, एज एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है। अब बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 5 है जो आपने यहाँ से याद करनी है, वो आपके पास है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब बच्चों सेगमेंट ऑफ सर्कल्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बच्चों लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन, या आप इस तरह लिख सकते हो अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहली बात आपको ना एक कॉर्ड का पता होना चाहिए। वैसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 के अंदर जब जाएंगे मैं आपको वहां पे कॉर्ड की डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ पे आप जस्ट इसको एक दफा मतलब अंडरस्टैंड कर लें। बच्चों आपसे कहा गया कि एक तो हमें चाहिए कॉर्ड, एक हमें मतलब कि आर्क चाहिए और एक कॉर्ड चाहिए। ठीक है। इन दोनों को मिला के जो हमारे पास एक सर्कल का हिस्सा बनेगा, एक सेगमेंट बनेगा, उसको हम सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलेंगे। अच्छा अब देखें कैसे है। अब ये आपके पास सर्कल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये आपके पास इसका ओरिजिन है और ये वाला यहां से लेकर आपके पास ये वाला जो एरिया है इतना इतना, ये वाला, ये बच्चों आपके पास क्या है, ये इसकी आर्क है। ये आपके पास क्या है, इसकी ये वाली तो आपके पास होगी आर्क। तो इसको आप ए का नाम दे लो, इसको आप बी का नाम दे लो। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास ये जो लाइन लगी हुई है इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अगर मैं अलहदा से आपको बताऊं तो ये बच्चों मेरे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो एक सर्कल को इंटरनली दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करती है, टच करती है। ठीक है। अब ये यहां से लेकर ये आपके पास एक कॉर्ड है। तो मैं आपको अगर कुछ डिफरेंट कलर से बताऊं तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है और चले ये मेरे पास एक सर्कल है और ये आपने कॉर्ड लगाई। अब मुझे दोबारा से पेन चेंज करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, ये वाली जो कॉर्ड है यहाँ से लेकर ये वाली, इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास क्या है, आर्क है। तो ये वाला जो इतना पोर्शन बनेगा एक आर्क और एक कॉर्ड को यूज करके, वो आपके पास सेगमेंट ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक हो गया बच्चों। तो यही आपके पास सेगमेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन है। सेगमेंट ऑफ सर्कल के लिए एक आपको आर्क चाहिए और एक कॉर्ड चाहिए, तो वो आपने देख ली। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ सर्कल की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए भी हमें बच्चों दो चीजें चाहिए। आप एक तो देखें अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडी एंड एन आर्क। अब देखो आपसे ये कहा गया कि आपको क्या चाहिए, दो मतलब दो रेडियस चाहिए, दो या दो से ज्यादा रेडियस मिलकर आ जाए तो उसको बच्चों रेडी का नाम देते हैं, और एन आर्क। अब अगर मैं साइड पे आपको बताऊं तो ये मेरे पास एक सर्कल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों एक रेडियस में ये वाला ले लेता हूं और एक रेडियस में ये वाला ले लेता हूं। ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास क्या है, ये एक आर्क है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक आर्क है, ये वाली, ये बच्चों मेरे पास एक आर्क है। तो ये मेरे पास ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये ओरिजिन है। अब एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस और एक ये वाली आर्क, तो ये मिलकर टोटल आपके पास जो एरिया बनेगा इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इसी तरह से जैसे आपको डायग्राम बना के दी गई है, इस साइड पे बच्चों इसको ए का नाम दे लो, इसको आप बी का नाम दे लो, और ये वाली आपके पास एक एक्चुअली आर्क है ए से बी तक, और एक ये वाला रेडियस और ओ से ए तक और ओ से बी तक दूसरा रेडियस। अब आपके पास ये वाला जो एरिया बनेगा इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। आपने सेम इसी तरह से ए बी का नाम देना और इसको इस तरह से शेड भी करना है। ठीक है। तो ये बच्चों तीन डेफिनेशन है जो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे, तो ये आपने यहाँ से याद कर ली। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 से हमने सिर्फ तीन डेफिनेशन यही याद करनी थी जो कि हमारा इस आज की वीडियो के अंदर होगा। बाकी भी डेफिनेशन याद करनी है चैप्टर नंबर 7 से, और फिर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो आपके पास है चैप्टर नंबर 8 की। वो आपके पास सबसे पहले है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अब बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट का क्या मतलब है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, जो प्रोजेक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है साया। ठीक है। अब पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों लिखा हुआ है द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज द फुट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट। अब बच्चों यहाँ पे ना एक आपने चीज ऐड कर लेनी है। लाइन सेगमेंट कौन सी है बच्चों, यहाँ पे आपने लिख लेना है लाइन सेगमेंट ए बी। अब ठीक है, आपने क्या लिखा, लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे आपने एक चीज मिस हो गई है, ये आपने यहाँ पे इन कर लेनी है। अब बच्चों सबसे पहले देखो, आपसे कहा गया कि एक लाइन सेगमेंट है आपके पास ए से बी तक। ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पे देखें, लाइन सेगमेंट ए बी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट। अब आपसे कहा गया
अब आप इस लाइन सेगमेंट से ऊपर एक पॉइंट लें, एक ऐसा पॉइंट लें जो जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, जब आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो आपने लाइन सेगमेंट लिया उसके मिड पॉइंट में आए, ठीक है। तो जब आपको पता है मिड पॉइंट पे आता है तो परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं वहां पे 90 का एंगल बनता है। क्या होता है? 90 का एंगल। तो इसको अगर आप सी का नाम देंगे तो इसको आप डी का नाम देंगे पॉइंट को। अब आप यहाँ पे एक बात कह सकते हो कि ये जो सी और डी है ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है, तो आप लिखोगे जो सी डी है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ए बी के। समझ गए? तो ये आपने यहाँ तक ये देखा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर का बच्चों ये सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, उल्टा टी। ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। इफ सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन एविडेंटली डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी डी फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब यही बात की जा रही है कि जब आपके पास ये सी डी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, तो फिर डेफिनेटली ये वाली बात कंफर्म है कि जो सी डी आपके पास है, जो डी पॉइंट आपके पास होगा, डी वाला पॉइंट, वो आपके पास एक फुट बनेगा। फुट का मतलब एक समझ लेके इस तरह का साया बन जाएगा, लाइन बन जाएगी जहां पे आपके पास परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी सी डी। तो ये आपके पास सिंपल लफ्जों में मैं अगर आपको बताऊं तो यही इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। सिंपल आपने एक लाइन सेगमेंट लेनी है, वहां उसके बिल्कुल मिड में आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी से डी तक, और इस लाइन सेगमेंट को आप ए बी का नाम दे लो, ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपने इसकी एग्जाम्पल बना ली। अब बच्चों उसके बाद जीरो डायमेंशन। तो जीरो डायमेंशन क्या है? जीरो डायमेंशन के अंदर एक्चुअली बच्चों आपके पास इस तरह से समझ लें कि डायमेंशन का मतलब होता है साइज। तो जीरो डायमेंशन का मतलब आप इस तरह समझे कि जब किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्शन उसकी बना लेंगे तो उससे आगे आप उसका साइज नहीं बढ़ा सकते, मतलब उसके नेक्स्ट आप उसके साइज के अंदर एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। जीरो डायमेंशन का ये मतलब है, ठीक है। तो अब देखें आपने कैसे डेफिनेशन देखी, द प्रोजेक्शन of a vertical line CD on a line segment AB is a point on AB which is of zero dimension। तो बच्चों आपके पास ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है जीरो डायमेंशन की। तो चलो मैं आपको ये वाली एग्जांपल बताता हूँ, ये देखें कैसे है। अब आपने बच्चों सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले ली, इसको आपने ए का नाम दे लिया, इसको आपने बी का नाम दे लिया। अब यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, इस पॉइंट को आपने सी का नाम दिया, और दोबारा आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां से, ये वाला आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको आपने इसका नाम दे लिया डी का। अब ये आपके पास इस टाइम तक आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब सी और डी को हमने आपस में मिला दिया, ये जो हमने आपस में इनको मिलाया है ना सी और डी पॉइंट को, तो इसी का मतलब है जीरो डायमेंशन। मतलब इससे हम आगे नहीं जा सकते, ये देखो ना, आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास इसका क्या आ गया? जीरो डायमेंशन आ गया। तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। इसको आप ए का नाम और इसको एफ का नाम दे लो, ये आपके पास जीरो डायमेंशन है। उसके बाद बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी डेफिनेशन पेपर के वाले से इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाती होती है। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होता है। देखिए लिखा हुआ है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद बच्चों ये उसकी एग्जांपल है, नीचे आपने लिखी हुई है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हुए। उसके बाद बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? उसमें ऐसी ट्रायंगल होती है या ऐसा एंगल है जो कि 90 के इक्वल होता है। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल की तो वैसे यहाँ पे बात नहीं है, तो राइट एंगल है तो राइट का मतलब 90 का एंगल, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होता है, ये देखो ना, लेस देन 90। तो ये आपने इन तीनों की एग्जांपल्स बना ली। ये था आपके पास बच्चों चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर आपने ये सारी उसकी डेफिनेशन तैयार कर ली। अब उस बच्चों इसकी ना जो चैप्टर नंबर 8 है ना, उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज में मतलब कि जब आप जाएंगे तो इसमें ना एक्सरसाइज के अंदर लास्ट वाले 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। लास्ट वाले 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक 7, एक 8, एक 9 और एक 10। ये वाले 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, ये आ जाते होते हैं। सिंपल हमें बच्चों ये बताया गया कि आपसे कहा गया कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए आपको दिया गया 17 सेंटीमीटर, बी आपको दिया गया 15 और सी आपको दिया गया 8। अब बच्चों याद रखें, जब भी आपको एक ट्राइंगल दी गई हो और उसकी 3 साइड्स आपको दी गई हो, तो आपने वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, सिंपल। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब देखें, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे साइड पे बनाई। अब आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ये
90 का एंगल है, तो 90 के ऑपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये आपने हाइपोटेनियस लिखा, और इस चीज को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी और ये आप लोगों ने भी बनानी है। तो बच्चों पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम होता क्या है? पैथागोरस थ्योरम आपके पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस बच्चों आपके पास ए है, ठीक है। उसके बाद आपने ए का मतलब 17 वैल्यू आपने पुट कर दी। उसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास बी है, बी का मतलब 15 है, 15 सेंटीमीटर आपने पुट कर दिया। उसके बाद बच्चों लास्ट पे आपके पास बेस है, बेस का मतलब 8 है, तो आपने 8 का होल स्क्वायर ले लिया। तो अब जब बच्चों आपने 17 का स्क्वायर ओपन किया तो वो आपको मिला 289। उसके बाद 15 का स्क्वायर आपने ओपन किया तो आपको मिला 225। 8 का स्क्वायर आपने ऐड किया तो आपको मिला 64। बच्चों आपने इन दोनों को प्लस किया 225 प्लस 64 तो आपको मिलेगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर भी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो मतलब कि सेम है और आपका पैथागोरस थ्योरम मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे ये आपके पास जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है which shows that triangle ABC is right angle triangle। और आपको पता है कि जिसमें राइट एंगल वो होती है ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमने लिखा मेजर एंगल 90 डिग्री। तो ये आपके पास जो एंगल ए होगा उसको हमने लिख दिया। एक्चुअली हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना था? मेजर एंगल ए फाइंड करना था। तो आपने यहाँ पे बच्चों एक चीज इसमें आपने लिख लेनी है, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपने ए भी साथ लाजमी लिखना है, यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ तो आपने ए लिखना है क्योंकि आपने फाइंड करना है मेजर एंगल ए। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा क्योंकि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट कर गया इसे। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका वहां पे अगर आप बुक पे देखोगे तो 8 होगा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 2 है। उसमें देखो दोबारा से बच्चों ट्राइंगल देगी है, सेम वैल्यू देगी है। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी फाइंड करना है। मेजर एंगल बी फाइंड का मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर भी आपके पास क्या आएगा? 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया। सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन की है, which shows that the triangle ABC is a right angle triangle with measure angle A is equal to 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये है हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसके अंदर आप एंगल बी को यूज करना है। तो आप एंगल बी को यूज करते हुए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब मैंने tan यूज किया। अब tan की रेशियो क्या होती है? आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अभी आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा तो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट आपने यहाँ पे फिलहाल ये समझ लेना है कि बच्चों tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan जो होता है ना, tan वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो tan b आप लिखोगे tan मेजर एंगल ऑफ b क्योंकि b एंगल फाइंड करना है। तो आपने लिखा tan मेजर एंगल b इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास क्या बन रहा है? वो आपके पास 15 है और उसके बाद बेस आपके पास क्या है? वो आपके पास 8 है। तो मैंने बेस में 8 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने बच्चों करना क्या है? हमें यहाँ पे क्या करना है? एंगल बी फाइंड करना है। तो tan बच्चों इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 15 ओवर 8 लिखोगे, ठीक है। और इस साइड पे आप लिखोगे मेजर एंगल बी लिखेंगे। अब आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे, उसके अंदर 15 ओवर 8 लिखेंगे तो आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी 61.90 सेंटीमीटर नहीं आएगा, सॉरी ये एंगल है। तो एंगल की मेजरमेंट लेंथ में नहीं होती, डिग्री या रेडियन के अंदर होती है। तो आपने सेंटीमीटर नहीं लगाना, अगर लगा हुआ है तो इसको कट ऑफ कर ले। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है बुक पे और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वेदर लिखा हुआ है वेदर ट्राइंगल विद द साइड्स 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 साइड्स दी गई हैं एंड इज एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। बच्चों आपको 3 लेंथ दी गई और आपसे पूछा गया कि क्या ये जो ट्राइंगल है वो एक्यूट होगी, ऑब्ट्यूस होगी या राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है। ए को हमने लेट 5 कर लिया, बी को हमने 7 कर लिया, सी को हमने 8 लेट कर लिया। आपकी मर्जी है, आप इनको आगे पीछे वैल्यूज को ले सकते हो। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने वैल्यूज पुट की। तो आपके पास बच्चों जो 64 है वो लेस देन आएगा इन दोनों को प्लस करने से।
परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो है उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है उसका आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, बल्कि इसी चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास अगर इस तरह से रिजल्ट हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो आपके पास बच्चों क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक वैल्यू 8 है, एक 15, एक 17 दी गई है। आपने वही चेक करना है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, आपने किसी एक वैल्यू को ए बी सी का नाम दे लिया, उसके बाद आपने जब पुट किया तो ये देखो आपके पास दोनों साइड का आंसर एक जैसा आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब आंसर एक जैसा आएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, ये बच्चों नीचे राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है। तो ये आपके पास चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी करना है। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखें, सबसे पहले जो एक डेफिनेशन है वो बच्चों आपके पास सर्कल की डेफिनेशन है। बच्चों सर्कल की डेफिनेशन आपने याद करनी है, लिखा हुआ है अ सर्कल इज ए लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट in a plane which is always equidistant from a fixed point O। अच्छा, not lying on the circle is called। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना आप अगर not lying ये वाला भी आप अगर कट कर देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, ये आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दें। तो अगर आप नहीं लिखेंगे ये वाली बात तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी कंफर्म बात हो जाएगी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, आपसे कहा गया कि एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को आप इस तरह से घुमाएं, इस तरह से आप इसकी मूवमेंट करें। ठीक है, मूविंग पॉइंट का मतलब आप इस पॉइंट को इस तरह से मूव करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो ये आपके पास जो पॉइंट होगा ये इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक ओवरऑल एक क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो ये आपके पास P एक्चुअली क्या है, जो सेंटर होता है वो फिक्स एक समझ लीजिए ओरिजिन इसको बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है रेडियल सेगमेंट। अब बच्चों रेडियल सेगमेंट क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। रेडियल सेगमेंट जो एक्चुअली है ना, ये रेडियस से ही बना है, रेडियस से बना है रेडियल सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। अब बच्चों आपसे ये कहा गया कि आपके पास ये देखो ना, कोई भी अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर से लेकर इस ये जो सर्कल है इसके सर्कमफेरेंस के साथ अगर आप इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये आपके पास जो रेडियस बना है ना, एक्चुअली इसको हम रेडियल सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट इज डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑल द रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बच्चों आप ये देखो, आपसे ये वाली बात की गई है कि ये जो सेंटर, अब देखो जो एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई है, तो ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर आप ये रेडियस है आपके पास, अब अगर आप जितने मर्जी रेडियस बनाओगे ना, यहाँ पे जितने भी रेडियस बनाओगे ये सारे के सारे जो रेडियस हैं उनका डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा, उनका डिस्टेंस क्या होगा, एक जैसा होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। समझ की बात। तो बच्चों एक्चुअली रेडियल सेगमेंट जो है वो एक रेडियस को ही एक्सप्लेन करता है, जो रेडियस का और मतलब रेडियस ऑफ सर्कल होता है उसी की एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब आपके पास एक रेडियस से ज्यादा रेडियस मिलके आ जाए उसको हम रेडियल कहते हैं या रेडी कहते हैं, जैसे हम लास्ट में पढ़ के आए हैं। उसके बाद बच्चों रेडियस की ये देखो डेफिनेशन भी आ गई, बिल्कुल साथ ही रेडियस की भी डेफिनेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं। बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या है, ये देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यही एग्जांपल आपने रेडियस ऑफ सर्कल की बना लेनी है जो आपने अभी ऊपर का है। आपसे कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट, ये सेंटर है सर्कल का जिसको O का नाम दिया, और पॉइंट P ये आपको मतलब इसको आप पॉइंट P का नाम दे लें या A का नाम दे लें। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यही हमारे पास एक एक्चुअली रेडियस होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों सर्कमफेरेंस है। अब देखो सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब ये है बच्चों जो आप एक सर्कल बनाते हो ना, ये देखो ये आपने जो सर्कल बनाया, ये जो आपने एक बनाया सर्कल, तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, ये जो बाउंड्री है आपके पास इसी को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब बच्चों डेफिनेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट P इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। ये उसकी लेंथ आपको बताएगी। लेकिन आपसे यही कहा गया कि जो लेंथ है बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट P, अब देखो आपके पास अगर ये एक पॉइंट है तो ये आपके पास एक पॉइंट P है, इसका नाम आप पॉइंट P रख लो। तो इसको आप ये देखो ना ट्रेस कर रहे हो, ठीक है, ये जो ट्रेसिंग आपके पास वैल्यू मतलब ट्रेसिंग एरिया होगा ये सारा,
ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, जो एक्चुअली बाउंड्री ऑफ सर्कल जिसको बोलते हैं, तो वो आ जाएगा। उसके बाद बच्चों कोड है, कोड ऑफ सर्कल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्यों है, जैसे लास्ट पे हम पढ़ के आए हैं कोड ऑफ सर्कल, बच्चों ये कोड है। तो कोड ऑफ सर्कल की आप देखें डेफिनेशन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल विद ईच अदर इज कॉल्ड। आप देखें बच्चों, आपके पास ये एक सर्कल है, इसके अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें, ये वाले 2 पॉइंट ले लें, ठीक है। इसको मैं ए का नाम दे लेता हूँ, इसको मैं बी का नाम देता हूँ। ये जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। और ये वाली लाइन बच्चों जो सर्कल का सेंटर है उसमें से पास नहीं करनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोड ऑफ सर्कल है ना, ये आपके पास एक सर्कल को इंटरनली 2 डिफरेंट पॉइंट पे टच करती है, लेकिन उसके सेंटर में से पास नहीं गुजरनी चाहिए। अगर सेंटर में से पास कर जाएगी तो वो उसका डायमीटर बन जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों इसकी एग्जांपल है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास ए बी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है आपके पास ए और बी, तो ये आपके पास एक क्या है, कोड ऑफ सर्कल। अच्छा, इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो अगर हम एक लाइन को उसके सेंटर में से पास कर देंगे, तो ये जो सेंटर में से पास होगी लाइन, तो ये आपके पास इसका क्या बन गया, डायमीटर ऑफ सर्कल बन गया, ठीक है। क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है ना, वो एक सर्कल को 2 सेम हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो अब आप ये देखो लिखा हुआ है, द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। एविडेंटली डायमीटर बाइसेक्ट अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल को बाइसेक्ट करता है जो डायमीटर है। और आपको ये एक बात बता दूं कि एक्चुअली जो डायमीटर होता है वो इक्वल होता है 2r के इक्वल होता है। 2r का मतलब आप देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्कल है, एक इसका रेडियस ये आ गया और एक और रेडियस आप ले लो, दूसरा ये रेडियस आ गया, तो 2 रेडियस हो गए। तो ये जो डायमीटर होगा वो आपके पास क्या होगा, सम ऑफ 2 रेडियस। तो ये आपके पास इसका एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। माइनर आर्क का मतलब क्या है बच्चों, ये देखो आपके पास अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। अब अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक कॉर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, आर्क, सॉरी, इसको हम आर्क ले लेते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब ये इसका सेंटर बनता है इस सर्कल का। अगर हम जो एक सर्कल है उसका हाफ जो है, उसके हाफ से कम अगर हम एक कॉर्ड लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्कल है, आपने क्या किया, ये इसका सेंटर बन रहा है तकरीबन, ठीक है। आपने क्या किया, इस सर्कल का जो सेंटर है उससे छोटी आपने एक आर्क ले ली, तो वो आपके पास माइनर आर्क बन जाएगी। उसके बाद मेजर आर्क है। मेजर आर्क का मतलब ये है कि ये बच्चों आपके पास एक सेंटर बन रहा है जो आपके पास समझ लीजिए डायमीटर है, ये आपके पास एक सर्कल का, ठीक है। तो वो आपने क्या किया, जो मेजर आर्क है वो इस सर्कल के हाफ से बड़ी आर्क लेंगे, तो जब बड़ी आर्क होगी तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मेजर आर्क होगा। ये देखो लिखा हुआ है एन आर्क हुज लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो एक सेमी सर्कल है उससे अगर ज्यादा आर्क अगर हम ले लेंगे, उसकी लेंथ ले लेंगे, तो मेजर आर्क बन जाएगी। एंड एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन लेंथ ऑफ सेमी आर्क, तो वो आपके पास क्या होगी, माइनर आर्क होगी। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर ली। अब बच्चों इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है। अब बच्चों इंटीरियर ऑफ सर्कल का मतलब यह है कि ये आपके पास एक सर्कल है, उसके इंटरनल पार्ट, उसके अंदर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर सर्कल। अब देखें, द इंटरनल एरिया और द इंटरनल एरिया और पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होगी एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर का क्या मतलब है, ये आपके पास एक सर्कल है, इसके बाहर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सटीरियर। अब बच्चों देखें लिखा हुआ है द एक्सटर्नल एरिया और पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अच्छा, अब बच्चों ये लिखा हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं बच्चों। ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। बच्चों देखें लिखा हुआ है 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब बच्चों ये देखो, एक अगर आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर अगर आप 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चों अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब बच्चों आपके पास एक 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर
लाई नहीं करते तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल है। ये ट्राइंगल आपके पास एक एग्जांपल है, ये देखो ना ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं लेकिन एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये उसकी एग्जांपल है। ये स्क्वायर जो है ये भी उसकी एग्जांपल है। सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कोई भी डायग्राम बना लो, वो आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, वो आपके पास इसकी एग्जांपल हो जाएगी नॉन कोलिनियर की। अब बच्चों नंबर 13 पे है लिखा हुआ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल। अब बच्चों एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। ये बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 9 की होगी डेफिनेशन। अब बच्चों चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन करने के बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 10 पे। अब देखो चैप्टर नंबर 10 के अंदर टोटल आपके पास सिर्फ 3 डेफिनेशन है। अब आपके पास जो 3 डेफिनेशन है वो क्या है, सबसे पहले है सीकेंट लाइन। अब बच्चों लिखा हुआ है अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब बच्चों ये देखो, ये आपके पास अगर एक सर्कल है, आप एक लाइन ऐसी पास करो कि जो इसके सेंटर में से पास ना करे और उसके पास से कहीं से भी गुजर जाए, तो ये आपके पास जो एक लाइन होगी जो एक सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करके गुजर रही है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। दोबारा देख लें बच्चों, देखे लिखा हुआ है अ सीकेंट लाइन स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द सर्कमफेरेंस। बच्चों सर्कमफेरेंस का मतलब बाउंड्री ऑफ सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा ये आपके पास ये एग्जांपल बन गई, ये आपने लिख ली। अच्छा उसके बाद बच्चों टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी डेफिनेशन। टेंजेंट क्या है बच्चों, टेंजेंट का मतलब है एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये देखें लिखा हुआ है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टच द सर्कमफेरेंस एट सिंगल पॉइंट ओनली। सिंगल पॉइंट ओनली का मतलब, अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास एक सर्कल है, अगर इसको मतलब कि एक लाइन इस तरह से टच करके गुजरती है, ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मतलब कि ये जो लाइन है, ये आपके पास, ये आप इसको बोलोगे टेंजेंट लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। तो ये आपके पास एक इसकी एग्जांपल बनी हुई है। तो सिंपल टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरती है, बस। अब उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी एक एग्जांपल है, मतलब डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल 3 डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। अब बच्चों आप देखें ये वाली एग्जांपल है, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। ये देखो बच्चों, एक सर्कल है और ये बाहर आपने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। अब इस P पॉइंट से आप एक ना टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब दूसरा आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करें, हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया आपके पास। अब बच्चों ये भी ये वाला जो आपके पास इसका सेंटर है, अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें और यहां से भी आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यहां पे भी 90 का एंगल बनेगा, यहां पे भी 90 का एंगल बनेगा। ये ओरिजिन है और यहां से आपका ये जो लेंथ जाएगी पूरी, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको आप ऊपर नाम ए का नाम दे लो, इसको आप बी का नाम दे लो, तो ये जो डायग्राम बनेगी इस तरह से, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बच्चों चैप्टर नंबर 10 के अंदर टोटल 3 डेफिनेशन थी, आपने इनको एंजॉय किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 11 की तरफ, और चैप्टर नंबर 11 की जो डेफिनेशन है वो पीछे मर्ज होगी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, वो सारी वहां पे चली गई हैं। इसकी स्पेशल कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि वो सारी डेफिनेशन उसमें चली गई हैं। तो अब लास्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, जिसके अंदर बच्चों 3 डेफिनेशन है टोटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सबसे पहली है सेंट्रल एंगल, जैसे कि नाम से ही आपको वाज़ेह है सेंट्रल एंगल, तो ऐसा एंगल जो सेंटर के साथ बनेगा सिंपल, वो आपके पास सेंट्रल एंगल होगा। देखें लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब सबटेंडेड का मतलब क्या होता है, अब बच्चों जब आप एक एंगल बनाते हो, उस एंगल के सामने अगर बच्चों आपके पास आर्क हो ना, आर्क स्ट्रेट लाइन ना हो, आर्क हो, तो उसको हम बोलते हैं सबटेंडेड। याद रखना, क्या उसको बोलते हैं, सबटेंडेड बोलते हैं। तो ये आपके पास इसका ओरिजिन है, तो आप इसको ए का नाम दे लो, इसको बी का नाम दे लो। तो ऐसा एंगल जो किसी भी सर्कल के सेंटर के साथ बने, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। ये आपने बच्चों साइड पे लिखा एंगल ए ओ बी। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ए ओ बी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सेंट्रल एंगल है। समझ गए बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, सरकम एंगल। अब बच्चों सरकम से, जैसे कि नाम से वाज़ेह, सरकम का मतलब सरकमफेरेंस, तो ऐसा एंगल जो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ बने, उसकी बाउंड्री के साथ बने, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम एंगल बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकम एंगल।
अब बच्चों ये आपके पास एक सर्कल है, उसका ये आपके पास बाउंड्री है ए, ये वाली, तो आपके पास ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे मेजर एंगल ए बी सी। तो बच्चों याद रखना, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है ना, उसको हम सेंटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सेंटर में रखते हैं। यहाँ पे ओ पे एंगल बन रहा था, ये देखो ओ हमने दरमियान में लिखा था। अब इसके अंदर देखो आपने क्या है, बी पे एंगल बन रहा है तो हमने बी को दरमियान में रखा, ए और सी के दरमियान में रखा। जिस पे एंगल बनता है उसको हम दरमियान में रखते हैं, तो ये सर्कम एंगल है। अब बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 होता है, क्वाड का मतलब 4 होता है, मतलब ऐसी डायग्राम होगी जिसके अंदर एक 4 साइडेड फिगर बनेगी, 4 साइडेड डायग्राम होगी जिसकी 4 साइड्स होंगी। समझ गए सिंपल अल्फाज में? अब बच्चों क्या है, ये देखो साइक्लिक का मतलब जहां से चलना शुरू करेंगे उसी पॉइंट पे अब वापस हमें आना पड़ेगा। बच्चा लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। आप इस तरह कह सकते हो साइक्लिक व्हेन अ सर्कल इज ड्रॉन। अब देखो बच्चों, कोई भी आपके पास एक फॉर एग्जांपल डायग्राम है, मैं अगर एक बात करता हूँ, ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पास एक साइक्लिक है। आप इसको ए का नाम दे लो, इसको बी का नाम दे लो, इसको डी का और इसको डी का, सी और डी का नाम। आप यहां से चलना शुरू किया आपने, ठीक है, ये देखो आपने क्या किया, आपने यहां से चलना शुरू किया और वापस घूम कर 4 साइड्स के बाद आप वहां पे आ गए। अब अगर हम इसमें से एक सर्कल पास कर देते हैं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक साइक्लिक है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। या फिर आप क्या करते हो, एक और तरह की डेफिनेशन भी है जो कि लिखी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस लाई ऑन सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि जो एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगी उसके जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ लाई करें, सर्कल के अंदर लाई करें। तो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायग्राम है, ये आपके सामने बनी हुई है, जिस तरह मर्जी बना लें। ये देखें आपके पास 4 साइड्स हैं। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं तो ये देखें, ये आपके पास एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड, और ये चारों इस साइड्स के जो चारों वर्टेक्स हैं ए बी सी और डी इस सर्कल के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है। ये आपके पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बच्चों आपके पास टोटल डेफिनेशन है, इसके अंदर भी टोटल 3 डेफिनेशन है, और ये सारी की सारी डेफिनेशन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ये आपने सारी याद करनी है। तो इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।